तो लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास किया था। सेंटर ऑफ मास के लिए हमने एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया था वो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर फाइंड किया था m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn बाय m1 प्लस m2 अप टू। देखो अगर होमोजेनियस बॉडी है यानी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और होमोजेनियस का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सभी का मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या होगा m1 m प्लस m प्लस m प्लस m क्या हो जाएगा, टोटल मास है, टोटल मास होगा। उसको मैंने क्या मान लिया, टोटल मास कितना है, सपोज करो 1/m। और वैसे भी मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर पार्टिकल के मास चाहे अलग अलग भी हो, जो टोटल मास होगा चाहे जितनी मर्जी बार ऐड कर लो रहेगा तो सेम ही, कैपिटल M ही रहेगा। तो इसको मैं कैपिटल M पुट कर देती हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखें अगर हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे कोऑर्डिनेटर सिस्टम के x y z, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi xi। आप हो गई है कहाँ से आया, देखो यहाँ हमने क्या लिखा था m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn। और समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। जैसे एक तो इंटीग्रेट करते हैं, एक होता है समीशन, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। हमने 2 चीज पढ़ी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तोड़ना और जोड़ना। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ mi xi। क्यों, क्योंकि देखो i की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 1 to n। अगर सपोज करो मैं यहाँ लिखती 1 to 4, इसका मतलब क्या था i की जगह 1 पुट करो, 1 पुट किया, फिर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी इसको अगर मैं ओपन करूँ ये ऐसे बन जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। भाई यहाँ जो वैल्यू है वहाँ, और हमने n तक लिया था इन पार्टिकल्स के लिए, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया अप टू n। क्लियर है, समझ आई बात। अब यहाँ पे मैंने समीशन लगाया है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट बनेगा, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहाँ मैंने क्या लगाया है समीशन, समीशन यानी एडअप। और किसी भी डिस्क्रीट फॉर्म को या छोटी फॉर्म को बार बार हम जब जोड़ते हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, पढ़ा है ना। और m क्या है, मास है, x क्या है, पोजीशन है, m मास है, किसका मास है, पार्टिकल का मास। और उस सिस्टम के कंपैरेटिवली उस पार्टिकल का मास बहुत कम है, दैट मींस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dm। ये हमने सेकंड थर्ड यूनिट में समझे हुए हैं। भाई स्मॉल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dm। तो इसको मैं क्या ऐसे लिखूं, सम अप को तो इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया x dm, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम लिमिट लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है, बन गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन y dm। ऐसे ही बनेगा z कोऑर्डिनेट 1/m इंटीग्रेशन z dm। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड। या तो तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि होमोजेनियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मास, उसकी बॉडी का जब भी आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे दैट इज ऑलवेज सेंटर ऑफ दैट बॉडी। पता है ना, याद है ना, सेंटर कोई भी हो चाहे, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का है ना। स्फीयर है उसका सेंटर ले लो, सर्कल है उसका सेंटर भी वही होगा, है ना। तो पहले हमने अभी होमोजेनियस की बात चल रही है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड। वैसे तो हमारे सिलेबस में हमेशा होता था थिन रोड का भी फाइंड करना, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, लेकिन इस बार सारा डिडक्ट कर दिया, सिर्फ रह गया यूनिफॉर्म थिन रोड। तो हम आज करेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म थिन रोड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले थिन रोड कंसीडर की, AB लेंथ है जिसकी, सॉरी AB रोड है कोई, जो कहाँ पे रखी गई है, ओरिजिन पे। ये मान लो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि वहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, यानी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y
अदरवाइज आप बोल भी सकते हो कि तीनों कोऑर्डिनेट क्या हुए यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये जो रोड है ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी क्या है, होमोजीनियस है, और बॉडी के अंदर मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जब मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ कि ये रोड जो है छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट का मास कितना है, सपोज करो dm, लेंथ कितनी है dx, तो सारे एलिमेंट उसी मास और लेंथ के होंगे, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर a thin rod AB placed at origin where x and y are 0. This rod is made up of small number of large number of that is the number of small elements. यहाँ पे एक लाइन से लिख दिया ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तो हमने क्या माना, इस रोड की लेंथ कितनी है एल। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx। ठीक है जी, और स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। अब मुझे इसकी लेंथ पता है, ठीक है, कंप्लीट लेंथ पता है। मैंने मान लिया रोड का मास क्या है, कैपिटल M है, कंप्लीट मास भी पता है, तो क्या हम इस एलिमेंट का मास कंसीडर कर सकते हैं, बताओ कैसे, m by l into dx। वेरी गुड, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है, तुम्हारे वो छोटी क्लास में सिखाते हैं भाई, जब लेंथ l है तो रोड का मास है m, लेंथ होगी 1 तो मास होगा m by l। अब है लेंथ dx तो मास क्या होगा m by l into dx। तो सिंपल सी बात है, मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मास ही आएगा। क्लियर हुई ये बात, समझ आई बात ये, कोई डाउट? तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना बनेगा, m by l into dx। ठीक है, अब हम मान लेते हैं if x cm लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास एंड y भी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैं COM लिखूंगी, ठीक है, समझ जाना। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने क्या कहा था, x इज इक्वल टू क्या होगा 1 by m इंटीग्रेशन x dm, y कैलकुलेट करना हो 1 by m इंटीग्रेशन y। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्या बनेगा 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ x सॉरी dm, ये बनेगा। अब dm क्या है, dm तो ये है, अब स्मॉल एलिमेंट का मास हमने dm किया था ना, तो dm कितना आया हमारे पास, m by l into dx। तो पुट करते हैं, क्या बनेगा 1 by m x m by l into dx। dx क्या आ गया, यहाँ पे लेंथ आ गई, यानी हमें लेंथ वाइज इसको जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ, 0 यहाँ पे है, एंड पॉइंट पे l है लेंथ, भाई यहाँ पे तो लेंथ 0 होगी, बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती, दूसरे एंड पे l होगा, तो यानी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमने, 0 से l। तो लिमिट लगा दी हमने 0 to l। और टोटल मास क्या है, टोटल मास तो कांस्टेंट है, टोटल मास तो कांस्टेंट है, तो m से m कांस्टेंट को बाहर लेंगे, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ भी कांस्टेंट है, जो रोड ली है उसकी लेंथ थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, वो तो कांस्टेंट है ना, तो हम इसको ले लेते हैं बाहर, क्या आएगा 1 by m dot l 0 to l x dx। m से m, हाँ जी, ठीक है, तो क्या बचा 1 by l 0 to l x dx। इंटीग्रेट करना आता है हमें, कैसे करते हैं इंटीग्रेट,
x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 by n plus 1। याद होगा? याद है ना इंटीग्रेशन से? कोई ऐसा बच्चा जिसको एक भी वीडियो नहीं देखी होगी जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता? आता है सबको? बेटा आता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखी होगी ना वीडियो? तेरी स्माइल थोड़े दिनों में गायब होने वाली है। इसकी पावर कितनी है? 1 x 1 प्लस 1 यानी क्या बनेगा? 1 बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 तो बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा हमारे पास? xm इज इक्वल टू 1 बाई 2l एल स्क्वायर माइनस एक एल से एल कैंसिल, तो कितना आएगा? l बाई 2। ठीक है, अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? 1 बाई m y dm। इसमें कुछ पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। क्यों कर सकते हैं? डायरेक्ट 0 कैसे लिख सकते हैं इसमें? क्योंकि देखो ये रोड कैसे रखी हुई है? x एक्सिस पे ऐसे प्रीफिक्स आ जाएगा 0 क्योंकि ओरिजिन भी है y कोऑर्डिनेट का, टेंड तो हो ही नहीं रहा। तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? l बाई 2 को ये कोऑर्डिनेट आ है इसके। और वैसे भी हम कहते तो है सेंटर पे होता, लेंथ का सेंटर क्या बनेगा? मिडल का मतलब हाफ का मतलब क्या है? l बाई 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? l बाई 2 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? समझ आ गया? नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। क्या होता है? देखो तुमने नोट किया हो जब पंखा चलता है, क्या ये जो मिडल होता है वो भी घूमता है? कोई भी फैन जब रोटेट करता है, मतलब फैन रोटेट करेगा, अगर मैं डंडे के साथ घुमा के देखूं, इसके ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये मिड वाला है इसके अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन किस किस को पता है? नहीं पता। एक बार दोबारा मैं याद दिला देती हूँ तुम्हें। जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वहाँ पे जो भी पैरामीटर्स आएंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, दैट आर ऑल एंगुलर। जैसे बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ इस फिक्स पॉइंट पे भी ऐसे फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो क्या चेंज हो रहा है? इसका एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है हर बार। तो यानी यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो अगर हम बात करें फैन की, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब जहां भी फिक्स पॉइंट के अराउंड कुछ चीज रोटेट करती है उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब फैन रोटेट करता है, जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास, वो रोटेट नहीं करता। यानी ये जो डंडी है, ये फैन रोटेट कर रहा है, ये थोड़ी रोटेट कर रही है साथ में, नहीं ना। तो वो क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और वो कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा? कांस्टेंट, जब वहां पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। हम तो ये मान के चलते हैं बिना फोर्स के कैसे हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है भाई। हम साथ में तो ये कह रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। फैन वाला हमने एग्जांपल लिया, हम कह रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन ये लगा लो प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या है? टोटल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। साथ में तो बोल रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। लेकिन वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब फोर्स लगता है। समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उल्टा हो गया ना ये तो। तो यहाँ पे एक टर्म
मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, यानी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। इवन आप ये दरवाजा भी खोलते हो ना इसका, यहाँ पे भी ये टॉर्क लगता है। अब आप कहोगे कहाँ फिक्स पॉइंट हुआ, ये यहाँ से क्या है, फिक्स है, फिक्स है ना, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ये इसका फोर्स हुआ, और ये बात करेंगे तब क्लियर होगा। तो ये भी क्या कर रहा है, टॉर्क की वजह से रोटेट किया है, ठीक है ना। तो यानी एक तरह से टॉर्क क्या है, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी, जो बॉडी को क्या, या फिर विच गिव्स द टर्निंग इफेक्ट टू बॉडी। टर्निंग इफेक्ट, रोटेट में तुम हमेशा ऐसे समझते हो, टर्निंग इफेक्ट डाल दो, जैसे अभी दरवाजे का केस है, इसमें तुम्हें रोटेशन अजीब लगी होगी, तो टर्निंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं। तो टॉर्क क्या है हमारे पास, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives turning effect to a body which produce angular acceleration। अब लिखना लिख लो वरना जरूरत नहीं, ठीक है, which produce angular acceleration about a fixed point। ये हुआ। अब आ जाती है टॉर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो डेफिनेशन बन गई। अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा एक बार समझो पहले, टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक लेटर होता है ये, ध्यान से समझो कैसे करना है, ऐसे करके, ठीक है, ये होता है ग्रीक लेटर जिसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लगा दिया, वेक्टर। ये किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो गया F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी रखो क्योंकि अभी मैंने ड्राइव करके दिखाना है, तो मैं पहले इसकी सिंपल बात करें। अब बात आती है इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है, फोर्स के न्यूटन, पोजीशन वेक्टर है मीटर, तो क्या बनेगी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और किसकी होती है, यूनिट। एमसीक्यू में पूछ सकता है भाई टॉर्क की जो यूनिट है वो किससे मैच कर रही है, होते टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स तो एक ही बात होगी, वर्क से, जूल है ना, तो जूल भी किसकी इक्वल था, न्यूटन मीटर ही आएगा। तो यानी इसकी ऐसा यूनिट क्या बने हमारे पास, न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 1, और सीजीएस बन जाएगी 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1। क्लियर, डायमेंशन कर लोगे, m1 l2 t माइनस 2। फॉर्मूला अगर पूछे सीधा लिखना है r क्रॉस f, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हटा के हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा, एंड थीटा क्या बनेगा, इट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ आई। अब देखो मैंने कहा एंगल है ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में, अगर सपोज करो थीटा है 0, यानी जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लग रहा है, साइन 0 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0, यानी बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर आ जाता है थीटा 90 डिग्री, तो क्या होगा टॉर्क मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, कितना बनेगा वो। अब इस केस में मैंने तभी तो कहा था मैक्सिमम फोर्स क्यों लग रहा है, देखो ये है हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं इसको फोर्स ऐसे लगा रही हूँ ना ऐसे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो
तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर एक्ट कर रहा है। क्लियर? अब ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, पोजीशन वेक्टर भी इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी टॉर्क तो कितना है, 0 है। टॉर्क कितना है यहाँ पर, 0 है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, टॉर्क के 0 होने की वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है। क्लियर हुई बात? समझ आएगी? कोई डाउट? अच्छा, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना दो बनती है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी दो डायरेक्शन बनेगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे उसमें आपको साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव। नोट कर ली, भूल जाओगे, स्टार बना के नोटबुक में लिख लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज anti-clockwise directions are considered as positive and clockwise as negative. ठीक, क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें फोर्स का पता चला, टॉर्क का। वैसे तो आपके सिलेबस में हमेशा और भी बहुत कुछ होता था, तो इस बार नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर की बात करें, पहले ये नोट करो, रहता होगा ना हमारा। देखो बेटा, हमने टॉर्क कर लिया, फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है ये हमें पता चल गया। मेन बात क्या है, देखो दो मोशन होते हैं हमारे पास, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना। रोटेशन का मतलब है फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करना। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना जो मैं नाम बोल रही हूँ। जैसे हम लीनियर मोशन में चलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे रोटेशन में। उधर लीनियर वेलोसिटी चलेगी, इधर एंगुलर वेलोसिटी चलेगी। उधर लीनियर एक्सेलेरेशन होगा, इधर एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। उधर लीनियर मोमेंटम होगा, इधर एंगुलर मोमेंटम होगा। उधर फोर्स होगा तो इधर टॉर्क होगा, नॉट एंगुलर फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, टॉर्क। क्लियर है, समझ आई ये बात? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है, क्योंकि बीच में से टॉपिक डिडक्ट हुए हैं, फिर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आएगा। जैसे अब क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन ड्राइव करो, ये कह रहे हैं। पहले हम एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं, फिर करते हैं ड्राइव। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखो v हमेशा लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, r इंटू ओमेगा, यानी r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो क्या बनेगा, mv, v होता है r ओमेगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमेशा r इंटू में p। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में लगाओ rp, जैसे ये था r ओमेगा, तो rp, p कितना आया, m r ओमेगा, तो क्या बन गया, m r स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, समझ आएगा? तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि एक तरह से अगर हम देखें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ r एंड p, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। मुझे निकालना है यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क का रिलेशन फाइंड करना है। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है टॉर्क होता क्या है, r इंटू, ये भी पता है ना? तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट।
ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dl बाई dt, d बाई dt r क्रॉस p। अब तुम भूल चुके होंगे शायद यूवी मेथड याद है, यूवी मेथड याद है, डिफरेंशिएट करते थे क्या होता था, हाँ, जैसे u एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज रखा, तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले dr बाई dt प्लस सॉरी मल्टीप्लाई p एज इट इज, देन r एज इट इज, dt बाई, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? सोना नहीं बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब ये वाले टर्म है, इसको उठाओ, dr बाई dt मल्टीप्लाई p। याद हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, dv बाई वेलोसिटी, तो ये तो हो गया v। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू, ये क्या हो गया m। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर में रख के करना क्या है, बाहर ले लेते हैं, m आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, v क्रॉस v। अब जिससे पूछोगे सिर्फ वही बताएगा। अभी ना बेटा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, v स्क्वायर, वेरी गुड, शाबाश। प्रशांत क्या आएगा, v क्रॉस v मतलब v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, v, गुड। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका, रक्षित, हेलो, अरे कष्ट किया लो बेटा, मैं बहुत देर हो गई बैठे हुए। क्या आएगा बेटा इसका प्रोडक्ट, v, वेरी गुड। हाँ बेटा, v साइन थीटा, वेरी गुड। बैठ जाओ आंसर देने के बाद, ज्यादा देर मत खड़े रहो, लास्ट बेंच, v, पलक, नल वेक्टर, गुड़िया नाम बताना, हिमांशी, वी नाम के साथ, वी, अंश, वी स्क्वायर, वी। हाँ भाई पीछे, अभिषेक से पूछूं, हाँ बेटा पीछे सब भी इधर हो गए, जीरो आएगा। नालायक हो, मूर्ख हो, वेक्टर्स जब हमने किए थे, पलक ठीक है और ये लड़का ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका, आर्यन। हमने क्या पढ़ा था, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। तभी उसने जीरो वेक्टर बोला, कभी सोचो उसने गलत बोला है, नल वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्यों होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं हम, क्या लगाते हैं, साइन थीटा, तो क्या बना, v इंटू वी साइन थीटा, थीटा का इन दोनों के बीच का एंगल, v और v तो सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या हुआ, जीरो, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, कमाल कर रहे भाई तुम, v स्क्वायर बोल रहे हो, तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, डॉट होगा तो आएगा, क्योंकि वहां पे कोस थीटा आता है, कोस 0 1 होता है ना, यहाँ पे क्रॉस है, क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 0, तो इसका मतलब ये फैक्टर कितना होगा, 0, तो ये टर्म तो होगी 0। अब इस टर्म में आए हम dp बाय dt, dp बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास क्या है, dl बाय dt इज इक्वल टू r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या था, यानी टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्योंकि उसमें हम फोर्स क्या लेते हैं लीनियर में, देखो बात तो वही पड़ी है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ, फटाफट नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ
नोटबुक देखूंगी कहाँ कहाँ तक बने हुए। 5th यूनिट में